बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, मेरा दुबई का वीज़ा लग गया है। मैं 1 हफ्ते बाद दुबई चला जाऊंगा। तुम्हें इल्म है ना, मुझे दुबई जाने का कितना शौक था। तुम सच में बहुत खुशकिस्मत लगी हो। तुम जब से मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई हो, मेरे तमाम काम सीधे होते जा रहे हैं। मुझे दुबई का वीज़ा भी मिल गया और मुझे 100% यकीन है कि यह तुम्हारे नेक वक्त की वजह से ही हुआ है। मेरा शौहर बेइंतहा खुश लग रहा था और वो तेज़ तेज़ बोलता जा रहा था, जबकि मेरे चेहरे पर उदासी छा गई थी। मैं बोली, नबील, अभी हमारी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए और आप जुदाई की बातें करने लगे हैं। मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। मुझे नहीं पता, बस आप अपना वीज़ा ख़त्म करें और आज के बाद मेरे सामने दुबई जाने का नाम भी मत लीजिएगा। मेरी बात सुनकर नबील के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगा, अरे पगली, मैं तुम्हें कोई हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा रहा। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। मैं अपनी कंपनी की जानिब से दुबई जाऊंगा और वहां पहुंचते ही मैं तुम्हारे वीज़े के लिए अप्लाई कर दूंगा। 2 हफ्ते के अंदर अंदर तुम भी मेरे पास होगी। हम हनीमून पर कहीं भी नहीं गए ना, तो यही समझो कि हम दुबई में अपना हनीमून मना लेंगे। मैं अपने शौहर की बात सुनकर खुश हो गई थी और बोली, आप सच कह रहे हैं ना? वो बोली, 100% सच। अब मैं और मेरा शौहर मिलकर शॉपिंग कर रहे थे। नबील ने मुझसे पहले दुबई जाना था, जबकि मैंने उनके बाद, इसीलिए मैं अपने लिए भी खरीदारी करती जा रही थी। खैर, नबील के जाने का वक्त हो गया था और अब मैं बड़ी मुतफक्किर थी कि मैं तन्हा कैसे रहूंगी। दरअसल मैं गांव से ब्याह कर शहर आई थी। मेरा शौहर तनहा रहता था। उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था, जबकि बहन की शादी अमेरिका में हुई थी। नबील ने मुझे बताया था कि उनकी बहन कोई 3-4 साल बाद ही पाकिस्तान का चक्कर लगाती है। खैर, मैंने नबील से अपनी परेशानी का जिक्र किया कि मैं तन्हा इस घर में कैसे रहूंगी, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम 2 हफ्तों के लिए वापस गांव चली जाओ। वैसे भी तुम अपने वालिदैन को याद करती होगी। मुझे नबील का मशवरा अच्छा लगा था, इसीलिए फौरी हामी भर ली थी। मैंने जल्दी से अम्मी को फ़ोन किया था। मैं उन्हें अपनी वापसी के मुतालिक बताकर खुश करना चाहती थी। मैंने अम्मी से कहा कि नबील बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो मैं आपके पास रहने के लिए आ जाऊंगी। अम्मी मेरी बात सुनकर परेशान हो गई थी। वो बोली, तुम वहीं रुक जाओ। मुझे अम्मी की बात अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए गुस्से से बोली, क्यों, क्या हुआ है? क्या मैं आपके लिए महज 2 महीनों में ही पराई हो गई हूँ और अब आपके घर में मेरे रहने के लिए जगह नहीं है? आपको तो मेरी वापसी के मुतालिक सुनकर खुश हो जाना चाहिए था, ना कि ये कि मुझे यूं टका सा जवाब दे दिया। आपको ये भी एहसास नहीं हुआ कि मैं शहर में कैसे रहूंगी? आपको तो इल्म है ही कि मैंने अपनी सारी जिंदगी गांव में गुजारी है। मेरे लिए शहर में रहना काफी मुश्किल है। मेरी बातें सुनकर अम्मी कहने लगी, सादिया, तुम सदा की जज्बाती हो। पहले मेरी बात मुकम्मल सुन तो लो, पहले ही शुरू हो गई हो। दरअसल आज ही तुम्हारा बड़ा भाई शफीक मेरे पास आया था। वो बड़ा परेशान लग रहा था। उसने मुझसे कहा है कि अम्मी, मेरा बड़ा बेटा इधर गांव में रह रहकर बुरी सोहबत का शिकार हो गया है और पढ़ाई से भी दिल चुराने लगा है, जबकि पहले तो वो अपनी जमात में अव्वल आता था। मैं उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। अब मैंने और मेरी बीवी ने यही फैसला किया है कि हम इसे शहर पढ़ने के लिए भेज देंगे। वो 10वीं जमात का इम्तहान उधर ही जाकर देगा। पहले तो हमें रिहाइश की फिक्र हुई कि वो कहाँ रहेगा, फिर ख्याल आया कि मेरा बेटा अपनी फुप्पो के घर रह लेगा। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान रह गई थी और बोली, भाई को अब हमारी याद कैसे आ गई? वो तो अपनी बीवी की बातों में आकर हमसे हर रिश्ता नाता खत्म कर चुके थे। अब बहन का ख्याल कैसे आ गया? अम्मी भाई ने तो मेरी शादी में भी शिरकत करने की जहमत नहीं की थी, तो फिर उनके बेटे को मैं अपने घर में कैसे रखूं? मेरी तरफ से साफ इनकार है। आप भाई को कह दे कि सादिया का शौहर दुबई जा रहा है, इसीलिए वो हमारे पास रहने के लिए आ रही है। तब अम्मी की रूहान सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। वो कहने लगी, सादिया, आज से 15 बरस पहले भी तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे छीन गया था। अब मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती मत करना। पहले तो मैंने ये गम बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब अगर मेरा बेटा मुझे तुम्हारी वजह से छोड़ जाएगा तो फिर मैं तुमसे भी हर रिश्ता ख़त्म कर लूँगी। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम क्या करोगी। इतना कहकर अम्मी ने फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं अपने ध्यान में बैठी रो रही थी जब नबील मेरे पास आकर बैठ गया था। वो मुझे रोता देखकर बोला, क्या हुआ है बेगम, उदास क्यों हो? मैं बोली, नबील, मेरे अब्बू का इंतकाल 17 बरस पहले हो गया था। उस वक्त घर में हम 3 बहन भाई रहते थे। बड़ा भाई उस वक्त अच्छा खासा कमाता था और शादीशुदा भी था, जबकि मैं और मुझसे छोटा भाई अभी स्कूल में पढ़ते थे। मेरी भाभी अच्छी औरत नहीं थी। वो घर में अपनी इजारादारी चाहती थी। वो हर शय को अपने कब्जे में कर लेना चाहती थी। पहले तो अब्बू का लिहाज कर लिया जाता था,
मगर जब उनका इंतकाल हो गया तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे भाई और भाभी की हया भी मर गई हो। भाई ने घर में खर्च देना बंद कर दिया था। भाभी किचन की मालकिन बन गई थी। हमें जो भी चीज़ चाहिए होती पहले भाभी का इजाज़तनामा लेना पड़ता था। मैं इन हालात से तंग आ चुकी थी, मगर चूंकि अम्मी का हुक्म था कि भाभी के साथ कोई ज़बान ना लड़ाए, हम भी मुंह बंद करके बैठ गए थे। भाभी की नज़र अब मेरी तालीम पर पड़ी थी। उसने ये कहना शुरू कर दिया था कि लड़कियों को तालीम की ज़रूरत नहीं होती। अम्मी से कहा कि सादिया का स्कूल जाना बंद कर दे। कल कलक उसकी शादी होगी तो तालीम काम नहीं आएगी। घरदारी सीखी हुई होगी तो अपने घर में सुखी रहेगी। अम्मी कहने लगी, नादिया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सादिया के अब्बू उसे खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे। मैं उनकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूंगी। भाभी कहने लगी, जो इंसान मर जाता है साथ ही उसकी हर ख्वाहिश भी मर जाती है। अब आप ये मत कहें कि उनकी ख्वाहिश पूरी करनी है। अम्मी भी अब हिम्मत हार गई थी, जबकि भाभी ने तो मेरी तालीम को ज़िंदगी और मौत का सवाल बना लिया था। भाई भी मुझ पर दबाव डाल रहे थे कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, मगर मैं डट गई थी। मैंने कह दिया कि मैं अपने अब्बू की ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ सकती। इस बात पर भाई कहने लगा कि चलो ठीक है, मैं घर ही छोड़ देता हूँ। अम्मी ने भी हिम्मत दिखाई थी। भाई और भाभी घर छोड़कर चले गए थे। तब तो अम्मी ने कह दिया कि अच्छा हुआ, लेकिन बाद में अम्मी हर वक्त रोती रहती थी। वो भाई को याद करती थी। भाई हर महीने अम्मी को घर के खर्च के लिए पैसे भिजवा देता था। हमें कुछ अर्से बाद पता चला कि भाई के घर बेटा पैदा हुआ है, मगर हमें भाई ने सख्ती से मना कर दिया था कि हम ना तो उसके बच्चे की शक्ल देखने आए और ना ही मुबारकबाद देने। खैर, इतने अरसे से लाताल्लुक रहने वाले भाई को अब ख्याल आ गया है हमारा। वो अपने उस बेटे को मेरे पास भिजवाना चाहते हैं जिसकी शक्ल भी मैंने नहीं देखी, उससे बात भी कभी नहीं की। मेरे शौहर ने मेरी बातें सुनी तो मुस्कुरा कर कहने लगा, सादिया, हमारे दीन में रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का बहुत जिक्र है, और फिर हमें यह भी हुक्म दिया गया है कि अगर कोई तुम्हारे साथ ताल्लुक तोड़े तो तुम उसके साथ ताल्लुक जोड़ लो। तुम्हारे भाई ने तुम लोगों को छोड़ दिया, मगर तुम बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करो और अपने भतीजे को अपने घर में रख लो। मैं तो वैसे भी दुबई जा रहा हूँ। अच्छा है, तुम्हारा भतीजा यहाँ आ जाएगा तो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी। अम्मी और नबील की बात मानकर मैंने अपने भाई के बेटे अजमल को अपने घर रुकने की इजाज़त दे दी थी। अम्मी ये बात सुनकर बेतहाशा खुश हुई थी। उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी थी। खैर, नबील के जाने से एक दिन पहले ही अजमल मेरे घर आ चुका था। वो 15 बरस का नौउम्र लड़का था, मगर उसने कद काठ काफ़ी निकाल लिया था, इसीलिए अपनी उम्र से बड़ा दिखता था। कहने को तो हम दोनों के दरमियान बहुत गहरा रिश्ता था। मैं उसकी फुप्पो थी, मगर इतने बरसों की दूरी हमारे दिलों में मौजूद थी, इसीलिए मुझे वो एक अजनबी लड़का ही लगता था। वो भी रिजर्व सा था। मैंने उसे जो कमरा दिया था वो ज़्यादातर उसी में रहता था। मुझसे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था। मुझे खुशी थी कि वो ऐसा है। अगर वो बिला वजह मेरे साथ बातें करने की कोशिश करता तो मैं उससे तंग आ जाती। मैं अपने भाई पर एहसान कर रही थी, मगर मेरे दिल में अभी भी यही ख्याल था कि मुझे उनके साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता इस्तवार नहीं करना। फिर वैसे भी मेरा और अजमल का साथ फ़कत 2 हफ्तों का ही था। मैंने तो दुबई चले जाना था। फिर मेरी बला से कि अजमल जहाँ चाहे मर्जी रहता। नबील दुबई जा चुका था। मैं उसको याद करके रोती रहती थी, जबकि अजमल दिन 3 बजे ही अपने कमरे के दरवाजे बंद करके बैठ जाया करता था, जबकि मैं खाना वगैरह तैयार करती रहती थी। मैंने दिल में सोचा कि भाई बिला वजह ही अपनी बेटी पर शक कर रहा था। उनका बेटा तो अच्छा लड़का था। भाई ने कहा था कि अजमल आवारा है, जबकि मैंने उसमें कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। वो तो अपने कमरे के दरवाजे बंद करके पढ़ता रहता था। मैं खाना पका रही थी जब गेट पर बेल हुई थी। मैं शहर में किसी को भी नहीं जानती थी, इसीलिए मैं बेल सुनकर हैरान हुई थी कि आखिर मेरे घर कौन आ सकता है। इसी तजस्सुस में मैं दरवाजे तक चली गई थी। मैंने पूछा कौन, तो जवाब आया, पार्सल आया है, आप 3,000 रुपये दे दें और पार्सल ले लें। मैं हैरान थी कि मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, पर यह कैसा पार्सल था। खैर, मुझे ख्याल आया कि क्या पता नबील ने कुछ मंगवाया हो, इसीलिए मैंने दरवाज़ा खोलकर पार्सल पकड़ लिया था। मैं उस डब्बे को उलट पलट कर देख ही रही थी कि अजमल गोली की सी रफ्तार से मेरे पास आया था और वो पार्सल मेरे हाथ से उचक लिया था। वो बौखलाया हुआ था। कहने लगा, ये मेरा है, आप जाएं, मैं पैसे दे देता हूँ। मैंने सर हिला दिया था। मैं किचन में आई तो ख्याल आया कि न जाने पार्सल में क्या हो। मैंने सुन रखा था कि ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अक्सर चीज़ें बेकार निकल आती हैं। मैंने भी कुछ कपड़े मोबाइल पर पसंद किए थे, मगर इसी डर से नहीं मंगवाए थे कि कहीं मेरे पैसे ही ना डूब जाएं। अब मेरे भतीजे का पार्सल आया तो मैंने सोचा कि उससे जाकर पूछती हूँ कि तुमने क्या मंगवाया है। अजमल अपने कमरे में जा चुका था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि कमरा तो अंदर से लॉक्ड है,
मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और बोली, अजमल दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। वो कहने लगा, अच्छा खोलता हूँ। मैं उसकी मुंतज़िर खड़ी थी, मगर उसने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर कर दी थी कि लग रहा था कि शायद वो लॉक की नई चाबी बनाने लग गया हो। खैर जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके माथे पर पसीना था, वो कतरे घबराया हुआ भी था। वो बोला, जी पप्पू, आपको मुझसे क्या काम है? मैंने कहा, तुम्हारा जो पार्सल आया था वो देखने आई हूँ। मैंने वाज़े तौर पर यह बात नोटिस की थी कि अजमल के गले में थूक अटक गया था। वो बोला, पप्पू वो पार्सल दरअसल वो मेरा नहीं है, वो मेरे एक दोस्त का था। उसने मेरे एड्रेस पर मंगवा लिया था। मैं उसकी चीज़ बगैर उसकी इजाज़त के खोल नहीं सकता। मैंने सर हिला दिया था और कमरे से बाहर निकल आई थी। मुझे इस बात की समझ नहीं आई थी कि अजमल ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। उसने मुझे अपना पार्सल क्यों न दिखाया। हालांकि मैंने फर्श पर पड़े डब्बे को देख लिया था। पार्सल वाला डब्बा खुला पड़ा था और उसमें मौजूद चीज़ निकाल ली गई थी। मैंने सर झटक दिया और बोली कि बच्चे के ज़ाती इस्तेमाल की कोई चीज़ होगी। अजमल खाना भी अपने कमरे में ही खाता था। वो चुपचाप ही रहता था। मैंने तो दुबई चले जाना था, फिर मुझे इल्म नहीं था कि अजमल का ठिकाना कहाँ होना था। मैंने इस बात का जिक्र नबील से किया तो वो कहने लगा, तुम घर की चाबी अजमल के हवाले कर देना, वो तुम्हारा भतीजा है, मुझे उस पर एतमाद है। मैं ये बात सुनकर हंस दी थी और बोली, मुझे तो अपने भतीजे पर खुदा एतबार नहीं है, तो आप उस पर इतना यकीन कैसे कर रहे हैं? मैं अपना घर उसके हवाले करके नहीं आ सकती। कोई अच्छी बुरी हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? मेरे लिए तो वो लड़का अनजान ही है, इस हकीकत के बावजूद कि उसके साथ मेरा बड़ा करीबी रिश्ता है, मगर मुझे उसके मुतालिक कुछ भी इल्म नहीं है। नबील कहने लगा, अच्छा ठीक है, फिर तुम ऐसा करना कि बाकी तमाम कमरों को लॉक लगाकर चाबी अपने साथ दुबई ले आना, मगर जिस कमरे में अजमल ठहरा हुआ है वो उसके सुपुर्द कर देना। अब वो पढ़ने के लिए आया ही है तो उसे अपनी तालीम मुकम्मल करने दो। हमारे घर में रह रहा है तो उसको रहने दो, उसके इस्तेमाल से हमारा कमरा घिस नहीं जाएगा। मैं खामोश हो गई थी। मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरीन शख्स चुना है। वो ना सिर्फ मेरी इज्जत करता है बल्कि मुझसे जुड़े रिश्तों का भी एहतराम करता है। मैं दुबई जाने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी। अब बस मुझे वीज़े का इंतज़ार था। मैं सारा सारा दिन घर में फारिग रहती थी। जब नबील फारिग होता तो उससे फ़ोन पर बात हो जाती थी, नहीं तो बस मैं होती और मेरी तन्हाई। मेरे पास बड़ा फारिग वक्त होता था, इसीलिए मेरी गहरी निगाह अजमल पर थी। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि वो अच्छा लड़का है, सारा सारा दिन घर में ही रहता है। मगर उसकी एक चीज़ जो मुझे अजीब लगती थी वो ये कि अजमल हर वक्त अंदर से कमरा बंद रखता था। मैं छत पर बैठी डाइजेस्ट पढ़ रही थी जब हमारे गेट की बेल बजी थी और मैं बदमज़ा हो गई थी कि अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि अजमल तो अपने कमरे में बंद था। वो तो कमरे से निकलने वाला नहीं था। मैंने छत से झांका कि आखिर देखूं तो सही कि कौन आ गया है। मैंने ऊपर से देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि नीचे डिलीवरी बॉय खड़ा था। अजमल ने उसको पैसे दिए और पार्सल पकड़ लिया था। मैं फिर से बैठकर डाइजेस्ट पढ़ने लग गई थी, लेकिन अब मेरा दिल डाइजेस्ट में नहीं लग रहा था। मैं नीचे उतर आई और अजमल के कमरे में चली गई थी। मैं उसका पार्सल देखना चाहती थी। मैं बोली, अजमल, दरवाजे पर कौन आया था? अजमल की नज़रें झुकी हुई थी। वो बोला, पप्पू फ़कीर आया था। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरत ज़दा रह गई थी। उसने कितनी सफाई से मेरे साथ झूठ बोल दिया था। मैं बोली, फ़कीर ही आया था ना? उसने इस बात में सर हिलाया और बोला, जी जी फ़कीर ही था। मैं कुछ कहे बिना ही उसके कमरे से निकल आई थी। न जाने वो मुझसे अपना पार्सल क्यों छुपाता था, न जाने वो क्या कुछ मंगवा रहा था। मुझे तो यही लगता था कि वो अपनी चीज़ें मुझसे इसलिए छुपाता था कि कहीं मैं उसके वालिदैन को फ़ोन करके ये ना बता दूं कि आपका बेटा यहाँ फजूल खर्ची कर रहा है। मैंने एक बात नोटिस की थी कि हर आए रोज़ अजमल का कोई ना कोई पार्सल आया हुआ होता था, मगर डिलीवरी बॉय हमारे घर तब तक नहीं आता था जब तक मैं सहन में मौजूद होती थी। जैसे ही मैं आगे पीछे होती, झट से डोरबेल होती और अजमल अपना पार्सल पकड़ लेता। सुबह से नबील का फ़ोन नहीं आया था। मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी। मैंने कॉल की तो वो बड़े गुस्से में लग रहा था। कहने लगा, यार इन लोगों ने मुझे पागल बनाया हुआ है, मैं जॉब छोड़ कर आ रहा हूँ। मैं उसकी बात सुनकर बोली, क्यों, क्या हो गया है? आपकी जॉब तो बहुत अच्छी है। नबील कहने लगा, जब मैं पाकिस्तान में था तो बॉस ने मुझसे कहा था कि आप दुबई जाकर अपनी फैमिली को भी अपने पास बुला सकते हैं। हम ना सिर्फ आपको वीज़ा बना कर देंगे बल्कि रिहाइश का भी इंतज़ाम कर देंगे। मैं इतने दिनों से मैनेजर के पीछे लगा हुआ था कि मेरी बीवी के वीज़े का इंतज़ाम कर दें। मैं वहाँ पाकिस्तान में उसे तनहा छोड़ कर आया हूँ, मगर अब उसने मुझे साफ साफ कह दिया है कि कंपनी पॉलिसी के मुताबिक आप 1 साल से पहले अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते। इन लोगों ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी मुलाजमत पर। नबील की बातें सुनकर मैं अफसुर्दा तो हो गई थी, मगर मैं बोली,
आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत कीजिएगा। ठंडे दिमाग से सोचें कि आपको क्या करना है। नबील गुस्से से बोला, ये क्या कह रही हो तुम? अभी भी कुछ सोचने समझने के लिए बचा है? मैं ये मुलाजमत छोड़कर आ जाऊंगा तो इससे बेहतर काम मुझे मिल जाएगा। अच्छा तुम फ़ोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने भी फ़ोन बंद कर दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे एक खुशी हासिल होने वाली थी और वो भी मुझसे छीन ली गई थी। खैर मैंने घर के कामों में दिल लगाने की कोशिश की थी। अब तो मैं अजमल के कपड़े वगैरह भी धोकर इस्त्री कर दिया करती थी, क्योंकि उसके इम्तहानात हो रहे थे और वो हर वक्त अपने कमरे में घुसा पढ़ाई करता रहता था। मुझे उम्मीद थी कि उसकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। एक दिन मुझे अम्मी का फ़ोन आया था। वो कुछ परेशान लग रही थी। मैं बोली, अम्मी क्या हुआ है? तो वो कहने लगी, तुम्हारी भाभी आई है, वो तुमसे बात करना चाहती है। और तब मुझे समझ में आई कि अम्मी शायद इसीलिए परेशान है कि अगर मैंने बात करने से इनकार कर दिया तो भाभी अम्मी से नाराज़ होकर चली जाएंगी। मुझे भाभी से बात करने का कोई शौक नहीं था। मुझे इल्म था कि वो मुझसे बात भी फ़कत इसीलिए करना चाहती हैं ताकि मेरा शुक्रिया अदा कर सके कि मैंने उनके बेटे को अपने घर में रखा था। मुझे उनके शुक्रिया की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं उनके साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती थी, ना अच्छा और ना ही बुरा। मगर मैंने अम्मी की खातिर भाभी से बात करने की हामी भर ली थी। मैंने सलाम किया तो भाभी की तीखी सी बेमुरव्वत सी आवाज़ मेरी समाज से टकराई थी। वो कहने लगी, सादिया, लगता है तुम पिछली बातों को दिल से भुला नहीं सकी थी। मैंने तो तुम्हारे भाई से भी कह दिया था कि मुझे किसी का कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं नहीं अपनी बेटी को सादिया के घर भेजूंगी। आप अजमल के लिए कहीं और रिहाइश का इंतज़ाम कर दें। मगर वो मेरी बात नहीं माने। अब जब अपने फैसले का गलत नतीजा उनके हाथ लगा है तो उनको भी कान लग गए हैं। मैं ये सब बातें सुनकर हैरान हो रही थी। मैं बोली, भाभी आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भाभी बोली, तुम क्या मेरे बेटे से सारा सारा दिन अपने घर के काम करवाती रहती थी जो उसे पढ़ाई का मौका ही नहीं मिला? ये इल्ज़ाम सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। पहले तो मैं भाभी की ये बदतमीजियाँ चुपचाप सह जाया करती थी, मगर आज ना तो मैं मजबूर थी और ना ही लाचार। इसीलिए मैंने भाभी को मुंह तोड़ जवाब दिया था और बोली, भाभी आप जैसे एहसान फरामोश औरत के साथ भलाई करना नेकी को दरिया में डालने के मुतरादिफ ही है। मैंने तो अम्मी को साफ कह दिया था कि मुझे भाभी जैसी औरत की बेटी को घर में नहीं रखना। मगर अम्मी का ज़र्फ तो हमेशा से ही बहुत बड़ा है। मुझसे कहने लगी कि चलो पुरानी बातें भुलाकर अपने भतीजे को घर में रख लो। मेरे शौहर ने भी जब मुझसे यही सब कहा तो मैंने अजमल को अपनी अम्मी की खुशी के खातिर रख लिया। लेकिन अब पछता रही हूँ कि मैंने अम्मी की बात क्यों मान ली। मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले ये तो सोच लिया होता कि मेरे घर में लोग ही कितने रहते हैं जो मैंने आपके बेटे से काम करवाना है। हद है वैसे। भाभी ने जल्दी से मेरी बात काटी थी। वो कहने लगी, अगर अजमल घर के काम नहीं करता था तो फिर वो वहाँ पर क्या कर रहा था कि पढ़ ना सका और अपने इम्तहानात में फ़ेल हो गया? ये बात सुनकर तो मैं शर्मदा रह गई थी। क्या अजमल सच में फ़ेल हो गया था? लेकिन कैसे? मैं बोली, अगर आपका बेटा इतना ही अच्छा और पढ़ाकू होता तो उसे मेरे पास शहर ना भेजती, आप उधर ही पढ़ा देती। कसूर आपके बेटे का है, मेरा नहीं। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि मैं खुद सोच में पड़ गई थी कि अजमल से कहाँ गलती हुई होगी जो वो फेल हो गया। मैं इन्हीं सोचों में गुमसुम बैठी थी कि घर का दरवाज़ा खोलकर अजमल घर में दाखिल हो गया था। मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा तो मैंने उसे आवाज़ देकर रोक लिया और बोली, अजमल, तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा? वो मुस्कुरा कर बोला, पप्पू, अभी तो एक जमात के इम्तहानात हुए हैं, फिर दूसरे के होंगे, तब कहीं जाकर रिजल्ट आएगा। अभी तो मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। मैंने सर हिला दिया तो वो अपने कमरे में चला गया था। शायद अजमल को उसके वालिदैन ने यह नहीं बताया था कि उसकी फुप्पो भी पढ़ी लिखी औरत है। मैं निज़ाम तालीम को समझती थी, मगर अजमल का यही ख्याल था कि चूंकि मेरा ताल्लुक गांव से है तो वह हवा में तीर चला सकता है। न जाने ये लड़का किन चक्करों में था जो झूठ पर झूठ बोलता रहता था। अब मुझे अजमल पर शक हुआ था। मैंने भी सोच लिया था कि इसके राज को पाकर ही रहूंगी। अजमल के पार्सल अब भी धड़ाधड़ आ रहे थे। वो सारा सारा दिन कमरे में बैठा रहता था, मुझसे यही कहता था कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, जबकि मुझे तो मालूम था कि उसका तो रिजल्ट भी आ चुका है। मैंने सोच लिया था कि मैं अजमल को रंगे हाथों पकड़ूंगी और देखूंगी कि आखिर वो पढ़ाई के नाम पर क्या कर रहा है। एक दिन अजमल घर पर नहीं था तो मैंने जल्दी से उसके कमरे में दाखिल होकर बैरूनी खिड़की इस तरह से खोल दी थी कि बाहर से कमरे का सारा मंजर नजर आता, मगर कमरे में मौजूद फर्द को यह भी मालूम नहीं होना था कि कोई मुझे देख रहा है। खैर मुझे ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। मैं किचन में काम कर रही थी जब मैंने अजमल को घर में दाखिल होते हुए देखा था। उसने हाथ में पार्सल पकड़ा हुआ था
और वो बड़ी तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। मैंने चूल्हे की आग हल्की कर दी और घर के बैरूनी हिस्से में जाकर खड़ी हो गई थी। मैं अजमल के कमरे का मंजर खुली हुई खिड़की से देख रही थी। अजमल बड़ा घबराया हुआ था। उसने सबसे पहले तो कमरे को अंदर से लॉक किया था और फिर अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसे स्टैंड पर सेट कर दिया था। अब वो कुर्सी पर बैठ गया और मेज़ पर वो पार्सल रख दिया था जो वो अपने साथ लाया था। उसने कैंची की मदद से वो पार्सल खोलना शुरू कर दिया था। मैं मुतजस्सिस थी कि न जाने पार्सल से क्या निकलेगा। ये देखकर तो मैं हैरानी रह गई थी कि उसने हाथ में एक ट्रे का सेट पकड़ा हुआ था। उसमें 3 छोटी छोटी ट्रे थी। मैंने हाथ बढ़ाकर पूरी खिड़की खोल दी थी। जब अजमल की मुझ पर नजर पड़ी तो वो डर गया था। मैंने उसे इशारा किया था कि दरवाज़ा खोलो। उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया था। वो घबराया हुआ था। मैं बोली, अजमल, तुम मुझसे झूठ बोलते रहे हो कि तुम पढ़ाई करते हो, जबकि तुम्हारी अम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि तुम फेल हो गए हो। मुझे बताओ कि ये क्या माजरा है। अजमल की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोला, पप्पू, इंसान जो कुछ भी करता है मजबूरी के तहत ही करता है। मैं भी मजबूर हूँ। पप्पू, आप जानती है ना कि मैं अपने वालिदैन का सबसे बड़ा बेटा हूँ। हमारे घर में बड़ी गुर्बत है। अब्बू कोई काम नहीं करते, जबकि अम्मी को लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। अम्मी बहुत तंग पड़ चुकी है। उनके हाथों पर जख्म है। पप्पू, ये सब बातें मैं आपको नहीं बता सकता था। मेरे वालिदैन ने आप लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। फिर अम्मी भी नहीं चाहती थी कि आपके सामने ये सारी बातें आएं। मुझे गांव से शहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया था ताकि मैं तालीम हासिल करके खूब पैसा कमाऊं। मगर पप्पू, तालीम मुकम्मल करते करते तो बहुत साल लग जाने थे। तो फिर क्या तब तक हमें गुर्बत में ज़िंदगी गुजारना थी? एक वक्त की रोटी खाकर दूसरे वक्त की रोटी की उम्मीद दिल से ख़त्म कर देना थी। मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए मैंने अपने घर वालों के लिए कुछ करने का सोचा था। मैंने यहाँ शहर में आकर ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सुना था। मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि अगर मैं अपने पेज पर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगा और लिंक भी दूंगा तो जितने लोग मेरे ज़रिए से वो चीज़ खरीदेंगे मुझे भी मुनाफा होगा। उस चीज़ के लिए मुझे पहले इन्वेस्टमेंट करना थी। अब्बू ने मुझे जो पैसे तालीम के लिए दिए थे मैंने इधर लगा दिए। और पप्पू, आप यकीन करें, मैं इस तरह बहुत अच्छा मुआवजा कमा रहा हूँ। मैं थोड़े बहुत पैसे घर भी भेज देता हूँ और अम्मी से ये कहता हूँ कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर कमाएं। मैं ये सब बातें सुनकर हैरान रह गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं बोली, अजमल, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। वो हंस दिया और बोला, पप्पू, पढ़ाई वगैरह तो भरे पेट की बातें हैं। पेट भूखा हो तो खाने के अलावा कुछ सुझाई नहीं देता। आपको पता है क्या, मैं अम्मी से यही कहता था कि आपने पप्पू के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। उसकी सज़ा हमें मिल रही है। जो हमारा रिस्क तंग हो गया है। मैं तो आपके घर में रहना भी नहीं चाहता था। पप्पू, ये तो गलत बात है ना कि जब मैं पैदा हुआ था तो आपको मुझसे मिलने की भी इजाज़त नहीं थी और अब मैं आपके घर रहने के लिए आ गया हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था। मैंने अजमल से कहा, शाबाश, तुमने बड़ा बेटा होने का फ़र्ज़ निभा दिया है। वो भी मुस्कुरा दिया था। कुछ दिनों के बाद मुझे नबील का फ़ोन आया था। दुबई में उनका मसला हल हो गया था। मैं अब अपने शौहर के पास जा रही थी, जबकि मैंने अजमल से कहा था कि तुम मेरे घर में ठहरना चाहो तो रुक जाओ। मगर उसने इनकार कर दिया और बोला कि मैं घर जाकर अपने वालिदैन को सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। अजमल वापस चला गया था, जबकि मैं दुबई आ गई थी। इतने साल गुजर जाने के बावजूद मेरी भाभी का दिल मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ था। खैर, मैंने पहले भी कभी उनकी परवाह नहीं की थी और ना ही मुझे अब उनकी परवाह थी। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन हूँ। मुझे अम्मी से पता चलता रहता है कि अजमल ने अपनी मेहनत से घर के हालात बेहतर कर लिए हैं। मैं इसी में राज़ी हूँ कि मेरे भाई के हालात अच्छे हो गए हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।